मैं जितेंद्र गहलोत, कक्षा 9वीं, अध्याय 5, जीवन की मौलिक इकाई, सजीवों की कोशिकीय संरचना। इसके अतिरिक्त बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होती है, अर्थात जहाँ एक जीव जिसका निर्माण केवल एक कोशिका से हुआ है उन्हें एक कोशिकीय जीव कहते हैं। वहीं वे जीव जिनका निर्माण एक से अधिक कोशिकाओं से हुआ है उन्हें बहुकोशिकीय जीव कहा जाता है। इन बहुकोशिकीय जीवों में विभिन्न अंगों का निर्माण कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, अर्थात एक ही समान की कोशिकाओं द्वारा किया जाता है, लेकिन पूरे शरीर का निर्माण अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से होता है। अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में अनेक कोशिकाएं समाहित होती है, विभिन्न कार्यों को संपन्न करने हेतु विभिन्न अंगों का निर्माण करती है, जैसे फंजाई है, पादप है, जीव जंतु है, अर्थात हम मानव हैं। इन सभी में एक से अधिक प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती है और एक प्रकार की कोशिकाएं मिलकर केवल एक अंग का निर्माण करती है। प्रत्येक बहुकोशिकीय जीव एक ही कोशिका से विकसित होता है, लेकिन सभी कोशिकाएं विभाजित होकर अपनी ही जैसी कोशिकाओं का निर्माण करती है। इस प्रकार सभी कोशिकाएं अपनी पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही निर्मित होती है। उनका निर्माण अपनी पूर्ववर्ती कोशिका से, अर्थात जो पहले वाली जो कोशिका होती है उसी से होता है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, मानव शरीर में पाई जाने वाली कुछ कोशिकाओं में, जैसे ये रुधिर कोशिकाएं हैं, उनका आकार कुछ इस प्रकार का होता है। चिकनी पेशीय कोशिकाएं कुछ इस आकार की होती है। वहीं मादा अंडाणु का आकार इस प्रकार का होता है। शुक्राणु का आकार कुछ इस प्रकार का होता है। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की कोशिकाएं उपस्थित हो सकती है। जिस प्रकार यहाँ तंत्रिका कोशिकाएं देख सकते हैं, ये भाग है तंत्रिका कोशिकाओं में है। वसा कोशिकाएं, तो इस प्रकार ये मानव शरीर की कुछ ऐसी कोशिकाएं हैं जिनकी आकृति तथा आकार इनके कार्यों के अनुसार, इनके विशिष्ट आकार इनका विशिष्ट कार्यों के अनुसार अनुरूप होता है। ये कुछ कोशिकाएं अपना आकार भी बदलती है, जैसे एक कोशिकीय अमीबा कोशिकांग। कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है, अर्थात कोशिकाओं में पाए जाने वाले वे अंग जो कोशिका का निर्माण करते हैं कोशिका में छोटे छोटे भागों के रूप में पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम आदि। तो ये सभी भाग इसके अंदर उपस्थित होते हैं। इन सभी को कोशिकांग कहा जा सकता है, अर्थात कोशिका में उपस्थित छोटे छोटे अंगों को कोशिकांग कहा जाता है। कोशिका कुछ जीवों में, अर्थात कोशिकांग यानी ये जो छोटे छोटे भाग है, कुछ जीवों में कोशिका का आकार लगभग स्थिर रहता है। वहीं प्रत्येक प्रकार की कोशिका के लिए विशिष्ट होता है, फिक्स होता है। उदाहरण के लिए मानव शरीर की जो तंत्रिका कोशिकाएं होती है वो प्रत्येक जीवित कोशिका में कुछ मूलभूत कार्य करने की क्षमता रखती है, जो सभी जीवों का एक गुण है, अर्थात सभी जीवों में एक ही प्रकार का गुण पाया जाता है। वहीं एक जीवित कोशिका ये मूलभूत कार्य कैसे करती होगी उसके बारे में हम समझें तो सभी बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है, अर्थात कार्य करने के लिए अलग अलग प्रकार के अंग अलग अलग कार्यों का कार्य संपन्न करते हैं। जैसे मनुष्य, हम ये कह सकते हैं कि हमारे शरीर के विभिन्न अंग विभिन्न कार्य करते हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में हृदय रुधिर को केवल पंप करने का कार्य करता है, वहीं आमाशय भोजन के पाचन का कार्य करता है। फेफड़े शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण करने व कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त करने का कार्य करते हैं। इस प्रकार प्रत्येक अंग का एक निश्चित कार्य है और वो अपने कार्यों को संपन्न करता है। और इसी प्रकार एक ही कार्य करने वाली ये जो कोशिकाएं होती है वो एक ही प्रकार की होती है, अर्थात एक ही प्रकार की कोशिकाएं मिलकर एक अंग का निर्माण करती है। वहीं जब दूसरा अंग बनता है तो उसके कार्य के अनुसार ही उनकी कोशिकाओं में भी कुछ परिवर्तन हो सकते हैं, उनके आकार में बदलाव हो सकता है, उनकी आकृति में बदलाव हो सकता है। इसी प्रकार एक कोशिकीय जीव में उनके श्रम विभाजन, एक कोशिका में जो श्रम विभाजन होता है वो एक ही कोशिका द्वारा संपन्न किया जाता है, अर्थात वास्तव में ऐसी प्रत्येक कोशिका में कुछ विशिष्ट घटक भी होते हैं जिन्हें कोशिकांग के नाम से जाना जाता है। अर्थात कोशिका में पाए जाने वाले छोटे छोटे अंग या उसके छोटे छोटे भाग कोशिकांग के नाम से जाने जाते हैं। प्रत्येक कोशिकांग का एक विशिष्ट कार्य भी है, जैसे कोशिका में नए पदार्थों का निर्माण करना, अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालना, और इन कोशिकाओं में कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्यों
करती है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि कोशिकांग के क्या कार्य है, तो नई कोशिका के निर्माण हेतु भी ये जरूरी होते हैं। वहीं अपशिष्ट पदार्थों को बनाने और अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से निकालने यानी मुक्त करने हेतु भी ये जरूरी होते हैं। इन कोशिकांगों के कारण ही एक कोशिका जीवित रहती है और अपने सभी कार्यों को करती है। अर्थात जैसे लाइसोसोम का कार्य है, उसके अंदर पाचक एंजाइम पाए जाते हैं और यदि किसी कारणवश वह नष्ट, वह अपने उस थैली को फाड़कर अपने आप को स्वयं को नष्ट भी कर सकती है। इस प्रकार सभी कोशिकाओं में एक ही प्रकार के कोशिकांग होते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसके अथवा उसका कार्य क्या है या अथवा वे किस जीव में पाई जाती है। अर्थात कोशिकांग मिलकर एक मूलभूत इकाई बनाते हैं जिन्हें कोशिका कहा जाता है। सभी कोशिकाओं में कोशिकांग एक ही प्रकार के होते हैं। अर्थात जैसे लाइसोसोम सभी कोशिकाओं में पाए जाएंगे, अंतर्द्रव्यी जालिका सभी कोशिकाओं में पाई जाएगी, राइबोसोम आदि। इनमें एक प्रश्न उठता है, कोशिका किससे बनी होती है? तो कोशिकाएं कुछ विशिष्ट घटक से बनी होती है जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। अर्थात कोशिका का निर्माण कोशिकांग से हुआ है। कोशिका का संरचनात्मक संगठन क्या है? कोशिका कैसे संगठित होती है? अर्थात कोशिका का संरचनात्मक संगठन यानी कोशिका का निर्माण कैसे हुआ? तो हम कोशिका का अध्ययन सूक्ष्मदर्शी से करेंगे तो हम देखते हैं कि लगभग प्रत्येक कोशिका में 3 मुख्य गुण दिखाई देते हैं, जिनमें प्लाज्मा झिल्ली, केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य। और कोशिका के अंदर होने वाली इन समस्त क्रियाकलाप तथा उसकी बाह्य पर्यावरण यानी बाह्य वातावरण के बीच अभिक्रिया होती है और इन्हीं गुणों के कारण इसका संरचनात्मक संगठन संभव होता है, ये इसका निर्माण होता है। अर्थात प्लाज्मा है, प्लाज्मा झिल्ली के रूप में केंद्रक व कोशिका द्रव्य, यह उसके अंदर होने वाले समस्त क्रियाकलाप को और बाह्य वातावरण को आपस में सामंजस्य करने का कार्य करती है, जैसे ऑक्सीजन का विघटन करना, कार्बन डाइऑक्साइड को वापस मुक्त करना आदि। प्लाज्मा झिल्ली अथवा कोशिका झिल्ली, ये कोशिका की सबसे बाहरी परत है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से बिल्कुल अलग बनाती है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर आने जाने से रोकती है, वहीं यह अन्य पदार्थों की गति को रोकने का कार्य करती है। कोशिका झिल्ली को इसलिए वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात हमारे शरीर की सबसे बाहरी संरचना हमारी त्वचा, जिस प्रकार त्वचा हमारे शरीर का सबसे बाहरी संरचना है, यह हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है, इसी प्रकार कोशिका के ऊपर भी एक बाहरी परत पाई जाती है जो कोशिका के घटकों को बाहरी पर्यावरण से बिल्कुल अलग बनाती है। अर्थात वो उस कोशिका झिल्ली द्वारा ये तय किया जाता है कि उसके अंदर कौन से पदार्थ प्रवेश करेंगे और कौन से पदार्थ उसके अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। वह उन पदार्थों के आवागमन को अपने स्तर पर निर्धारित करती है कि इस पदार्थ को शरीर में प्रवेश होने देना है या नहीं। इसलिए इसे वर्णात्मक या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहा जाता है। प्लाज्मा झिल्ली कुछ पदार्थों को अंदर अथवा बाहर जाने देती है तो कुछ को रोक भी देती है। जैसे कि हम सामान्य स्थिति पर बात करें तो जब हमारी स्किन है, स्किन को अपन लंबे समय तक पानी में भी रखें तो पानी हमारे शरीर में फूल जाएगा लेकिन कोशिकाओं में प्रवेश नहीं करेगा। जैसे आप हाथ लंबे समय तक पानी में रखते हैं, लेकिन वहीं दूसरी स्थिति की बात करें तो जैसे ही जो दवाइयाँ हैं वह है जो हमारे ऑइंटमेंट होते हैं वह शरीर पर लगाने पर धीरे धीरे शरीर में प्रवेश करते हैं, जिससे शरीर सही हो सकता है, किसी बीमारी से लड़ता है। तो यानी हमारी उसी कोशिका ने इस बात का निर्धारण किया कि उसके अंदर प्रवेश होना चाहिए या नहीं। वैसे ही जैसे कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन कोशिका झिल्ली के आर पार विसरण प्रक्रिया द्वारा आ भी सकते हैं और जा भी सकते हैं। अर्थात हमारे शरीर की उन कोशिकाओं में ऑक्सीजन प्रवेश कर सकती है तो कार्बन डाइऑक्साइड वापस मुक्त भी हो सकती है। विसरण की प्रक्रिया हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर होती है। अर्थात जहाँ उसकी मात्रा अधिक होती है उच्च सांद्रता अधिक होती है। सांद्रता यानी मात्रा, उसका द्रव्यमान, उसकी तुलना, यानी जिस तरफ सांद्रता अधिक होगी गति हमेशा अधिक से कम की ओर, यानी जहाँ सांद्रता अधिक है वहाँ से कम की ओर होती है। कुछ इसी प्रकार की प्रक्रियाएं कोशिकाओं में भी होती है, जहाँ कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड को एक कोशिकीय अपशिष्ट होता है जिसका निष्कासन बहुत ही जरूरी होता है,
क्योंकि कोशिका में एकत्र होने पर इसकी सांद्रता बढ़ जाती है। तो कोशिका का बाह्य पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता कोशिका में स्थित सांद्रता की तुलना में कम हो जाती है। अर्थात शरीर के बाहर का वायुमंडलीय दाब और कोशिका के अंदर के दाब में जो अंतर उत्पन्न होता है, तो जब वायुमंडल का दाब अधिक होता है तो ऑक्सीजन वायुमंडल से शरीर में प्रवेश करती है। वहीं जब कोशिकाओं का दाब अर्थात कोशिका में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो कोशिकाओं का दबाव बढ़ जाता है और उस स्थिति में कोशिकाओं से कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त होकर शरीर से बाहर निकल जाती है। जैसे ही कोशिका के अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड CO की सांद्रता में अंतर आता है, उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण द्वारा कोशिका में CO2 का बाहर निकल जाती है। और कुछ इसी प्रकार ऑक्सीजन की सांद्रता कम होने के कारण ऑक्सीजन बाहर से कोशिकाओं में विसरण कर चली जाती है, अर्थात कोशिकाओं में प्रवेश कर जाती है। तथा कोशिकाएं तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान इसी विसरण प्रक्रिया द्वारा अर्थात ऋणात्मक दबाव प्रवणता यानी किसी भी वस्तु की गति सदैव अधिक दाब से कम दाब की ओर होती है। किसी भी वस्तु की गति सदैव अधिक दाब से कम दाब की ओर होती है, उसी प्रकार इनकी गति भी अधिक दाब से कम दाब की ओर होगी। जल भी विसरण के नियमों के अनुकूल व्यवहार करता है। वहीं जल के अणुओं की गति जब वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा होती है तो उसे परासरण के नाम से जाना जाता है। प्लाज्मा झिल्ली से जल की गति जल में घुले पदार्थों की मात्रा के कारण भी प्रभावित होती है। इस कारण परासरण में जल के अणु वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा हमेशा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर गति करते हैं। यदि हम किसी जंतु कोशिका या पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखेंगे तो आप क्या देख सकते हैं, उसे हम कुछ प्रयोगों के द्वारा जानने का प्रयास करेंगे। तो आप देखेंगे कि इनमें कुछ 3 प्रकार की घटनाएं हो सकती है, जिनमें यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में रखा गया जहां शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम है वहीं जल की मात्रा अधिक है, तो परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा, क्योंकि कोशिका का आंतरिक दबाव कम है और बाहर का दबाव अधिक है। ऐसी स्थिति में ऐसे विलयन को अल्प परासरण दाबी विलयन कहा जाएगा, अर्थात बाहर से अंदर की तरफ प्रवेश करेगा क्योंकि अंदर का दबाव कम है। जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, लेकिन कोशिकाओं के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यही होगा कि जल कोशिका के अंदर चला जाएगा और कोशिकाएं फूलने लगेगी, कोशिकाओं का आकार बढ़ेगा। उसी प्रकार इस उदाहरण को अपने घरों में पानी के अंदर किशमिश रखकर भी कर सकते हैं। यदि कोशिका को ऐसे माध्यम विलयन में रखा जाए जहाँ बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के बराबर हो, तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई गति नहीं होगी, अर्थात न तो अंदर से बाहर न बाहर से अंदर। ऐसे विलयन समपरासारी विलयन के नाम से भी जाने जाते हैं। जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर भी गति कर सकता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर रह गई उतनी ही बाहर रहेगी, अर्थात दोनों का द्रव्यमान दबाव समान रहेगा। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई, इसलिए कोशिका के माप में कोई परिवर्तन नहीं आ सकता। वहीं तीसरी स्थिति में यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन के अंदर के घोल से अधिक सांद्र है तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा, अर्थात कोशिका के अंदर का जो जल है वो बाहर की तरफ गति करेगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन के नाम से जाना जाता है। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जाएगा और लेकिन इस स्थिति में कोशिकाओं से अधिक जल बाहर निकल जाएगा, जिससे कोशिका के अंदर अर्थात उसी के अंदर कम जल अंदर चला जाएगा, इसलिए कोशिकाएं सिकुड़ जाएगी। इस प्रकार विसरण की एक विशिष्ट विधि होगी जिससे वर्णात्मक झिल्ली द्वारा ये गति नियंत्रित होगी, उसके द्वारा की जाएगी। आज के गृह कार्य में आप करेंगे कोशिका में पदार्थों की गति कैसे होती है, पदार्थ कोशिका से बाहर कैसे आ सकते हैं, अर्थात जैसे कि अभी पढ़ा अपने विसरण, जब सांद्रता अंदर से बाहर अर्थात जब अंदर की सांद्रता अधिक है और बाहर की सांद्रता कम है, उस स्थिति में कोई भी पदार्थ कोशिका के अंदर से बाहर आ सकता है। एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं,
तो वे जीव जिनका निर्माण एक कोशिका से ही हुआ है, अर्थात उसके शरीर के सभी कार्य केवल एक ही कोशिका द्वारा संपन्न किए जाते हैं। बहुकोशिकीय जीव वे जीव जिनका निर्माण एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर हुआ है और उसके शरीर की प्रत्येक कोशिका अलग अलग कार्यों को संपन्न करती है और एक ही प्रकार की कोशिकाएं एक अंग का निर्माण करती है। धन्यवाद।